स्टार्ट करें। रेडी। नमस्कार फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे आर्ट्स में। क्या पढ़ रहे थे? हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में कल आप लोग को बताए थे गुप्तोत्तर काल, है ना। गुप्तोत्तर काल के बारे में आपको कुछ बताए थे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर क्लीन नहीं आ पा रहा था, बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं मिट रहा था, इसलिए फिर से आपको बता दें कि गुप्त काल के अवशेष पर यानी गुप्त काल के स्थान पर ये गुप्तोत्तर काल की स्थापना हुई थी। गुप्त काल के स्थान पर जो गुप्तोत्तर काल की स्थापना हुई थी, गुप्तोत्तर काल के स्थापना के बाद वहां कई स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना हुई थी, है ना। जिसमें एक था आपको पुष्य, कल आपको बताया थे पुष्य भूति वंश, और इसी पुष्य भूति वंश के जो सबसे महान शासक है ना, ये जो वर्णन मिलता है वो थे आपको हर्षवर्धन, है ना। कौन थे? हर्षवर्धन। यानी कि ये जो हर्षवर्धन थे ये आपको पुष्य भूति वंश से संबंधित थे। आपको बताए थे कि हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो बिल्कुल विकट परिस्थिति था, बिल्कुल परिस्थिति जो थी ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी। तो कैसे विपरीत परिस्थिति थी? तो आपको कल बताए थे कि ये जो हर्षवर्धन थे इनके बारे में बताए थे कि इनका पिता का नाम जो था वो क्या बताए थे कल? पिता का नाम, चलिए पिता का नाम देखिए क्या बताए थे? प्रभाकर वर्धन। देखिए पिता का नाम कल बताए थे प्रभाकर वर्धन, ये बताए थे पिता का नाम, ठीक। और उसके बाद पिता का नाम प्रभाकर वर्धन बताए थे। उसके बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई, है ना, हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम बताए थे हम लोग राजवर्धन, है ना। क्या बताए थे? राजवर्धन। उसके बाद हर्षवर्धन के बहन का नाम था, हर्षवर्धन के बहन थी राजश्री, हर्षवर्धन के बहन थी राजश्री। और बहनोई जो कि कल हम बता चुके थे, है ना, बहनोई जो थे हर्षवर्धन के वो थे आपको ब्राह्मण, ये थे आपको बहनोई। और इसमें आपको हम बताए थे कि ये हर्षवर्धन जो था बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में ये शासक बना था और ये थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। कैसे? तो आपको कल बताए थे कि हर्षवर्धन जो थे, है ना, ये के बहनोई ग्रह ब्राह्मण दो शासक थे। दो शासक का मतलब कल आपको बताए थे कि एक शासक थे बंगाल के, है ना, और एक शासक थे कन्नौज के, नहीं कन्नौज नहीं, थानेश्वर। दो शासक थे, एक शासक थे आपको शशांक जो थे और एक शासक थे मालवा के। एक शासक थे बंगाल के और एक शासक थे मालवा के। मालवा के शासक जो थे वो आपको देवभूति थे। मालवा के शासक कौन थे? देवभूति थे। और बंगाल के शासक जो थे वो थे शशांक। कौन थे? शशांक थे। और यही बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवभूति, ये दोनों मिलकर ये, है ना, हर्षवर्धन के बहनोई ग्रह ब्राह्मण को हत्या कर दिया। और ग्रह ब्राह्मण को हत्या करके, है ना, ये हर्षवर्धन के बहन राजश्री को बंदी बना लिया, है ना। जब बंदी बना लिया, जब ये बात पता चला हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन को पता चला कि हमारे बहनोई का हत्या कर दिया गया है, हमारे बहन राजश्री को बंदी बना लिया गया है, तो अपने बहनोई और अपने बहन दोनों का बदला लेने के लिए ये हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन गया, और है ना, गया और जाने के बाद ये जो हर्षवर्धन थे, है ना, जाने के बाद हर्षवर्धन ये मालवा के शासक देवभूति को इन्होंने पराजित कर दिया। देवभूति को इन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। लेकिन बंगाल के शासक
जो शशांक थे, ये बंगाल के शासक शशांक ने धोखा देकर ये राजवर्धन को भी हत्या कर दिया। इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि एक तरफ बहनोई को मार दिया गया, हत्या कर दिया गया, बहन को बंदी बना लिया गया, है ना, और राजवर्धन को भी बंगाल के शासक शशांक ने धोखे से हत्या कर दिया। इस बीच जब हर्षवर्धन के बहन राजश्री जब बंदी गृह से जब छूट पाई तो छूट पाकर राजश्री चली गई। आपको कल बताए थे कहाँ चली गई? एक पर्वत था जिसका नाम था हिमाचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। इसी विंध्याचल पर्वत पर ये राजश्री सती होने के लिए चली गई। ऐसे ही विपरीत परिस्थिति में शासक बना, है ना, ऐसा ही विपरीत परिस्थिति में ये शासक बना। कौन शासक बना? जो संभालो, ठीक आ रहा है। ऐसे ही विपरीत परिस्थिति में शासक बना था ये आपको हर्षवर्धन। चलिए हर्षवर्धन के बारे में बता दें कि 606 ईस्वी में शासक बना और इसका शासन काल चला था 647 ईस्वी तक। इतना, यानी कहने का मतलब इतना 606 में गद्दी पर बैठा और 647 में हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया। देखिए हर्षवर्धन अगर देखा जाए तो गद्दी पर बैठने के बाद क्या किया? हर्षवर्धन जो थे वो गद्दी पर बैठने के लिए क्या किया? सबसे पहले हर्षवर्धन गद्दी पर बैठने के बाद विंध्याचल पर्वत गया। कहाँ गया? विंध्याचल पर्वत गया। काहे के लिए? अपने बहन को सती होने से बचाने के लिए। जब विंध्याचल पर्वत अपने बहन को सती होने से बचाने के लिए जब हर्षवर्धन विंध्याचल पर्वत पर पहुंचा तो वहां मुलाकात हुआ एक बौद्ध भिक्षुक, है ना, वहां एक बौद्ध भिक्षुक थे। बौद्ध भिक्षुक के नाम था मतांग दिवाकर। हालांकि मतांग दिवाकर, इनको मतांग दिवाकर को हम लोग दिवाकर मित्र के नाम से भी जानते हैं। ये मतांग दिवाकर जो थे ये बौद्ध भिक्षुक थे और ये बौद्ध भिक्षुक मतांग दिवाकर ने, है ना, विंध्याचल पर्वत पर राजश्री को खोजने में हर्षवर्धन को काफी मदद किया। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो हर्षवर्धन थे ये मतांग दिवाकर जो बौद्ध भिक्षुक थे इन्हीं के सहायता से अपने बहन को यानी राजश्री को सती होने से बचा लिया। ठीक है, अब सती होने से बचा लिया। अब देखिए अब क्या किया हर्षवर्धन ने? जब बहन को बचा लिया, बहन को बचाने के बाद पुनः ये कन्नौज गया। पुनः कहाँ गया? कन्नौज गया और कन्नौज की गद्दी अपने बहन राजश्री के हाथों में सौंप दिया। बोला बहन देखो, है ना, कन्नौज की गद्दी पर ये ग्रह ब्राह्मण बैठे हुए थे, चलिए वो नहीं, लेकिन अब तुम कोई दिक्कत नहीं, अब कोई हमारे शत्रु नहीं, इसलिए जाओ और कन्नौज पर तुम वहां का शासिका बनकर रहो। हालांकि कुछ दिनों के लिए राजश्री को वहां का शासक जरूर बना दिया गया, लेकिन ये पुनः फिर से ये राजश्री ने क्या किया कि राजश्री ने, है ना, ये कन्नौज की गद्दी खुद ये आपको हर्षवर्धन के हाथों में सौंप दिया। यानी कि कन्नौज की गद्दी पर हर्षवर्धन ने राजश्री को बैठाया जरूर, लेकिन ये बैठने से राजश्री बैठने से मतलब बैठी, लेकिन कुछ दिन बाद हर्षवर्धन के हाथों में फिर से सौंप दी, है ना। इस प्रकार हर्षवर्धन ये चलाने लगा और इस तरह से हर्षवर्धन शासक बन गया। इस तरह से हर्षवर्धन क्या बन गया? शासक बन गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे अब शासक, है ना, तो आपको बता दें हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन शासक बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने पोनी इसी के सहायता से, यानी हर्षवर्धन जो थे इसी के सहायता से, है ना, ये शासक बना था। हर्षवर्धन जो था इसको शासक बनने में पोनी काफी मदद किया था और इसी पोनी की सहायता से हर्षवर्धन शासक बना और हर्षवर्धन शासक बनने के बाद ये अपना प्रधानमंत्री के रूप में पोनी को ही नियुक्त किया।
है ना। हर्षवर्धन अपने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया? पोनी को नियुक्त किया, यानी अपना प्रधानमंत्री पोनी को बनाया। पोनी को ही क्यों बनाया? क्योंकि हर्षवर्धन को शासक बनने में यह मदद किया था। कौन? पोनी। हाँ, इस तरह से है ना हर्षवर्धन ये काफी ये मदद किया। अब देखिए ये जो हर्षवर्धन थे, हालांकि ज्यादा डिटेल तो नहीं बता सकते, ये सब क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलता है ना। हर्षवर्धन के बारे में हम लोग को जानकारी ये मिलता है कि संपूर्ण उत्तर भारत, यानी जो हर्षवर्धन थे ये संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना विजय अभियान किया था। कौन? हर्षवर्धन, है ना। संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना विजय अभियान किया। और इसके साथ साथ एक विद्वान थे जिनका नाम था हेनसोंग। एक विद्वान थे जिनका नाम था हेनसोंग। हेनसोंग लिखता है, इन्होंने कहा, हेनसोंग ने कहा कि हर्षवर्धन ने पंच भारत पर विजय किया था, है ना। कौन से भारत पर? पंच भारत पर विजय किया। पंच भारत का मतलब भारत के, है ना, 5 राज्यों पर ये हर्षवर्धन ने विजय किया और 5 राज्यों पर इन्होंने शासन चलाया। इस तरह से, है ना। और इस तरह से हर्षवर्धन के जो राजकवि थे, ये जो हर्षवर्धन हैं इनके राजकवि, यानी इनके दरबार में रहने वाले कवि जो थे वो आपको थे बाणभट्ट। यानी यहाँ पर यदि प्रश्न आएगा कि हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे, तो क्या बोलेंगे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? बाणभट्ट थे, है ना। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के राजकवि थे, ये बाणभट्ट ने ये हर्षवर्धन को 3 समुद्रों का स्वामी कहा था। ध्यान दीजिएगा, आर्ट्स में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे शासक हैं जिनको सिर्फ समुद्रों का स्वामी कहा गया, कुछ ऐसे शासक हैं जिनको, है ना, 2 समुद्रों का स्वामी कहा गया, है ना, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। लेकिन गुप्तोत्तर काल में जो हर्षवर्धन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये हर्षवर्धन को इनके राजकवि बाणभट्ट ने 3 समुद्रों का स्वामी कहा। कितने समुद्रों का स्वामी कहा? 3 समुद्रों का स्वामी कहा। और इसके बाद और भी आगे आपको कहानी बता दें कि ये हर्षवर्धन के शासन काल में ही 629 ईस्वी में, ये जो हर्षवर्धन है इन्हीं के शासन काल में 629 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 629 ईस्वी में हेनसोंग, ये जो हेनसोंग है ये 629 ईस्वी में हेनसोंग इसी हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आया, है ना। ये भारत में आया और 629 ईस्वी में हेनसोंग भारत आया हर्षवर्धन के शासन काल में, और 629 से लेकर 643 तक रहा। यानी इतने दिनों तक 629 से लेकर 643 ईस्वी तक उन्होंने भारत में बिताया हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब आपको बता दें कि हर्षवर्धन, है ना, ये आपको हर्षवर्धन के राजकवि बोले कि बाणभट्ट, ये बाणभट्ट है ना, जिन्होंने ये बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के राजकवि हैं, ये बाणभट्ट बहुत सारे, है ना, ग्रंथों का रचना किया। खासकर संस्कृत भाषा में कई ग्रंथों का इन्होंने रचना किया, जैसे, है ना, जैसे हर्षचरित, यानी हर्षचरित्र जो थे ये इसका रचना करने वाले आपको बाणभट्ट। इसी तरह से और भी बहुत सारा ग्रंथ है जिनको हर्षवर्धन ने ये किया था, यानी कि रचना किया था। चलिए उसके बाद हम लोग लास्ट की ओर हम लोग चलेंगे। अब हर्षवर्धन के चूंकि पूरा डिटेल आप लोग को हम कहानी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ मेन पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और कॉपी में नोट करने के बाद जब हम क्लास खोलेंगे, क्लास में आएंगे, तो पुनः हर्षवर्धन के बारे में आप लोगों से हम जरूर पूछेंगे कि कौन देखा और कौन नहीं देखा। आइए उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में और भी कहानी आपको बता दें कि हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन ये बौद्ध धर्मावलंबी थे। हर्षवर्धन जो थे कौन सा धर्मावलंबी थे? बौद्ध धर्मावलंबी। बौद्ध धर्मावलंबी का मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले ये हर्षवर्धन थे। इतना ही नहीं, ये जो हर्षवर्धन बौद्ध धर्मावलंबी थे, और यह हर्षवर्धन जो थे एक
धर्मनिष्ठ शासक थे, है ना। ये हर्षवर्धन कैसे शासक थे? धर्मनिष्ठ शासक थे, यानी किसी भी धर्म के साथ ये कभी भेदभाव नहीं करते। हाँ, ये बात अलग है, ये बात सही है कि ये बौद्ध धर्मावलंबी थे और बौद्ध धर्म में ये ज्यादातर विश्वास रखते थे, है ना। हालांकि बौद्ध धर्म को भी कुषाण वंश में दो भागों में बांट दी। जब कुषाण वंश में कनिष्क के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, जो शक संवत का शुरुआत किया था 78 है ना ईस्वी में, वो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। एक आपको था महायान और एक आपको था हीनयान, है ना। एक आपको था महायान और एक आपको था हीनयान। हालांकि इन दोनों में से हर्षवर्धन बौद्ध धर्म में महायान पर ये ज्यादा विश्वास करते थे। हालांकि, है ना, ये हर्षवर्धन एक धर्मनिष्ठ शासक थे, यानी किसी तरह से किसी धर्म से ये भेदभाव नहीं करते हैं, है ना। और अंततः जानते हैं कि कोई भी शासक हो बाबू, है ना, अंततः इनका मृत्यु हुआ, यानी हर्षवर्धन जो थे इनका निधन 647 ईस्वी में हो गया। हर्षवर्धन के निधन 647 ईस्वी में हो गया। बाबू आपको कहानी बता दें, हर्षवर्धन का निधन 647 में हो गया और हर्षवर्धन जो थे, है ना, चूंकि आप जानते हैं कि पहले वंशानुगत शासन चलता था। वंशानुगत का मतलब अगर पिता मर गया तो उसके पुत्र शासक बनेगा, वो मर गया तो उसके पुत्र शासक बनेगा, मतलब एक ही वंश के लगातार शासन चलते रहता था। लेकिन आपको बता दें कि हर्षवर्धन का मृत्यु 647 में हो गया और मृत्यु के बाद हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था। हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए चूंकि इसका पुत्र रहता तब ना हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये हर्षवर्धन के पुत्र गद्दी पर बैठता। लेकिन गद्दी पर बैठे तो कौन बैठे, चूंकि इसका पुत्र तो था नहीं, इसलिए हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए ये अपने आसपास के व्यक्ति, है ना, एक थे अर्जुन, एक अर्जुन नामक एक व्यक्ति थे जो इन्हीं हर्षवर्धन के आसपास के रहने वाले थे, है ना, जिन पर ये विश्वास किया करते थे। और हर्षवर्धन का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए हर्षवर्धन ने, है ना, अर्जुन को ये उत्तराधिकारी बनाया और हर्षवर्धन के बाद अर्जुन ही क्या बने, गुप्तोत्तर काल का शासक बने। हालांकि, है ना, अर्जुन जो थे यह एक अयोग्य शासक थे। अर्जुन जो थे कैसे शासक थे? अयोग्य शासक थे। अयोग्य शासक का मतलब इनके पास कोई योग्यता नहीं था, इसलिए, है ना, ये अयोग्यता के कारण शासक तो जरूर बना, लेकिन ये एक अयोग्य शासक थे। अतः अयोग्य होने के कारण गुप्तोत्तर काल का धीरे धीरे ये पतन हो गया और इस तरह से हर्षवर्धन का जो भी शासनकाल चल रहा था, हर्षवर्धन के मरने के बाद इनका जीता हुआ सारा साम्राज्य, जितना भी इनका साम्राज्य था, वो सारे साम्राज्य बिखर गया, पतन के कगार पर आ गया। और अर्जुन चूंकि बना, लेकिन अर्जुन अयोग्य होने के कारण वो गद्दी को नहीं संभाल पाया, साम्राज्य को नहीं संभाल पाया और इस तरह से ये पुष्यभूति वंश का अंत हो गया। ये था बाबू आपका हर्षवर्धन। फिर हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे हर्षवर्धन के बाद, हो सकता है कल हम लोग सातवाहन वंश से और भी कोई वंश स्टार्ट करेंगे। आप लोग कल ठीक 10-15 में लाइव के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, है ना। चलिए, धन्यवाद।